हेलो एवरीवन, एडमिरेबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने बताया था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा, उसका अर्थ, उसके महत्व के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक का मैंने स्टेटमेंट भी आप लोगों को पढ़ाया था और साथ में एक विधि के बारे में बताया था मैंने, आत्मनिष्ठ विधि। तो उसी में अगला जो टॉपिक है वस्तुनिष्ठ विधि, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक अभी बाकी था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसको देखते हैं। और आखिरी में कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि, ये इसमें जब पहला आता है प्रयोगात्मक विधि, तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। इस विधि के समर्थक विलियम वुड टिचनर है। पूर्व निर्धारित दशाओं के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही प्रयोगात्मक विधि है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार प्रयोगात्मक विधि के बिना मनोविज्ञान अधूरा है। इस विधि द्वारा मानव और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के प्रति निष्कर्ष विश्वसनीय और जो इसका निष्कर्ष निकलता है प्राप्त, वो विश्वसनीय और प्रामाणिक होता है। इसे अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि मानते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि क्या है? तो सिंपल, इसको प्रैक्टिकल जो होता है उसी को प्रयोगात्मक बोलते हैं। यानी आप किसी भी मनुष्य के या पशु के जो व्यवहारिक अध्ययन है उसको जान के हम लोग प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो समर्थक थे वो कौन से थे, ये भी थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। प्रयोगात्मक विधि के जो समर्थक थे विलियम वुड और टिचनर। विलियम वुड और टिचनर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है प्रयोगात्मक विधि के समर्थक कौन थे, तो विलियम वुड और टिचनर। नेक्स्ट जो लाइन था इसमें भी आपको मैंने समझाया ही, मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही प्रयोगात्मक विधि है। और उसके पूर्व निर्धारित दशाओं के बारे में, यानी आपका कोई पहली जो दशाएं थी उसके बारे में, आपके व्यवहार की जो पहला व्यवहार कैसा था, आपका जो पास्ट कैसा था, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो प्रयोगात्मक विधि कहलाता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार प्रयोगात्मक विधि के बिना मनोविज्ञान अधूरा है। ये इन्होंने, जेम्स ट्रेवर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रयोगात्मक विधि के बिना मनोविज्ञान अधूरा है। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि प्रयोगात्मक विधि के बिना मनोविज्ञान अधूरा है, तो वहाँ जेम्स ट्रेवर आंसर हो जाएगा। और इससे जो भी हम लोग, जैसे क्या किसी भी व्यक्ति के अगर उसका प्रयोगात्मक विधि से उसका व्यवहार के बारे में जानते हैं तो कभी भी उसका जो निष्कर्ष मिलेगा वो विश्वसनीय होगा, प्रामाणिक होगा। विश्वसनीय समझ ही रहे होंगे आप लोग, यानी भरोसे लायक और प्रामाणिक, वो प्रमाण के साथ मिलेगा। तो इस अनुसंधान को सर्वोत्तम विधि माना जाता है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा कि कौन से विधि को अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, तो वो हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस विधि के कुछ दोष भी है प्रयोगात्मक विधि के, कौन से देखते हैं। समय तथा स्थान की कमी रहती है, इससे मानसिक दशा का ज्ञान असंभव है, यह खर्चीली विधि है। इसमें स्थान और समय का कोई निश्चय नहीं होता, फिक्स नहीं रहता, इससे मानसिक दशा का ज्ञान असंभव है। हम लोग व्यवहार के बारे में तो जान जाएंगे, लेकिन जो उसके मानसिक दशा है, वर्तमान में क्या उसके मस्तिष्क में चल रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तथा यह प्रयोग खर्चीला भी है। नेक्स्ट देखते हैं जीवन इतिहास विधि। इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसे व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक टाइडमैन थे। पहला क्वेश्चन, जीवन इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन थे? टाइडमैन। जीवन इतिहास विधि से के प्रवर्तक टाइडमैन, याद रखिएगा आप लोग। तो यह जो इसे व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार अर्थात असामान्य व्यवहार के कारणों की खोज किया जाता है। इसे निदानात्मक विधि भी कहते हैं। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ है। कोई भी जो मस्तिष्क से विकृत इंसान है, अगर वो कोई असामान्य व्यवहार कर रहा है तो उसके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करके उसके जो व्यवहार है उसमें सुधार किया जाता है। निदानात्मक मीन्स किसी भी परेशानी को समझना और उसका इलाज करना, ये एक तरह का निदानात्मक वर्ड इसीलिए यूज किया जाता है। तो इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ है। साइकेट्रिस्ट जो नाम आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे बड़े लोग, चाहे बहुत लोग मस्तिष्क से किसी भी पीड़ा में पड़ जाते हैं, वो अजीब अजीब व्यवहार करने लगते हैं, हरकत करने लगते हैं। तो इसके थ्रू, जीवन इतिहास विधि के थ्रू ही उनके जो व्यवहार है उसको पढ़ के अभी क्यों असामान्य व्यवहार कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं
और उनका इलाज करते हैं। नेक्स्ट है उपचारात्मक विधि। ये भी इम्पोर्टेंट है। उपचारात्मक विधि क्या होता है? यह विधि बालकों के आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में तथा पिछड़े बालकों के सुधार हेतु उपयोगी होता है। तो जो जटिल समस्याएं से जो बच्चे जूझते हैं उससे दूर करने के लिए, तथा जो पिछड़े बालक होते हैं, यानी पिछड़े बालक यानी जो मस्तिष्क से पिछड़े हुए हैं, जैसे कि क्लास 2 में कोई बच्चा पहुंच गया है और उसका व्यवहार अभी भी LKG की नर्सरी के बच्चे की भांति है, तो उसका भी इलाज किया जाता है इस विधि के द्वारा, उसमें सुधार लिया जाता है। नेक्स्ट है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि क्या है? इसे आनुवांशिक या उत्पत्ति मूलक विधि भी कहा जाता है। इसमें बालक की वृद्धि तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के जन्म से वृद्धावस्था की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये विकासात्मक विधि है। विकासात्मक यानी जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, और ये आनुवांशिक तथा उत्पत्ति मूलक विधि है। इसको आनुवांशिक विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मनोविज्ञान के जनक, मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड। तो मनोविश्लेषण विधि इसके जनक कौन थे? समर्थक सिगमंड फ्राइड। इसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि पहले आत्मा का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना में क्या होता है कि आदमी 10% ही चेतना अवस्था में होता है, बाकी 90% अचेतन अवस्था में होता है। यानी आपने, मैं कहूँ कि एक बुक आप लीजिए, बुक में पढ़िए या कोई मूवी देखिए। मूवी आपने 3 घंटे का मूवी देखा, उसमें अगर मैं उसका सारांश पूछूं, उसमें कुछ बातें आपसे पूछूं, तो आप थोड़ा बातें बता देंगे कि हाँ इस मूवी में ये सीन था, इस मूवी में ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, लेकिन आप पूरा नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप मूवी फिर से बैठने देखेंगे तो आपको पूरा सीक्वल समझ में आ जाएगा कि नहीं इसके बाद ये होगा। यानी आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो आप स्टोर करते हैं, वो 10% ही होता है। 100% आपके दिमाग में जाता है, लेकिन 90% सुसुप्ता अवस्था में होता है, यानी सोया रहता है, अचेतन मन में होता है। 10% आपके मस्तिष्क में उभरता है, दिखाई देता है। तो इसमें क्या है, मनोविश्लेषणवाद में जो अचेतन मन है इसका अध्ययन किया जाता है, जो 90% मैंने बताया। नेक्स्ट है तुलनात्मक विधि। इसके बारे में जान लेते हैं। तुलनात्मक विधि क्या है? इसमें व्यवहार संबंधित समस्याओं, समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। तो तुलना क्या आता है? सिंपल। समानता क्या है, असमानता क्या है उनके व्यवहार में, मतलब वो व्यवहार में वो समाज में कैसा समान व्यवहार कर रहा है समाज में, इसके बारे में देखते हैं। और समाज से वो अलग क्यों है, यानी क्या असमानता है उसके व्यवहार में, इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसको तुलनात्मक विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि में क्या है? इसमें बालक की समस्याओं से संबंधित तथ्य एकत्रित करके परिणाम निकाले जाते हैं। बालक की जो समस्याएं हैं उसको देखा जाता है और उससे कोई परिणाम निकाला जाता है, इसे सांख्यिकी विधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साक्षात्कार विधि। अगर आप किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप अगर बातचीत कर रहे हैं तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। यानी आप किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कहीं जाते हैं, वहाँ आपके सामने कोई सवाल जवाब करता है, यानी आप लोग बातचीत करते हैं, उसे साक्षात्कार कहते हैं। यह बालकों के संवेदना, उसकी संवेदना यानी फीलिंग जो होता है, और अभिवृद्धि को जानने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। इससे हम लोग बातचीत करके उसकी संवेदना के बारे में जानेंगे कि उसकी परेशानी क्या है, उसकी फीलिंग कैसी है और उसकी अभिवृद्धि क्या है। इसको जानने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त विधि है। साक्षात्कार लेने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? देखिए, ये पूछता है साक्षात्कार विधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके हैं? 3 तरीके। कौन से हैं? संरचित साक्षात्कार, दूसरा है असंरचित साक्षात्कार, तीसरा है अर्ध संरचित साक्षात्कार। तो पहला जो संरचित साक्षात्कार है, इसमें देखते हैं, इसमें प्रश्न पूर्व में निर्धारित होते हैं। यानी आपसे इंटरव्यूअर क्या पूछेगा उसने पहले ही सोच रखा है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछना है। असंरचित, इसमें निर्धारित नहीं होता। आप सामने बैठे, उसके मस्तिष्क में क्या आया, उसने क्या पूछा, ये कोई निर्धारित नहीं होता है। और एक होता है अर्धसंरचित, इसमें प्रश्न पूछने का विषय निर्धारित होता है, लेकिन प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है। यानी विषय तो निर्धारित होता है,
कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना है क्वेश्चन, लेकिन और भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। तो ये 3 तरह के होते हैं साक्षात्कार लेने के तरीके हैं। नेक्स्ट देखते हैं विभेदात्मक विधि। ये विभेदात्मक हो गया है, ये विभेदात्मक होगा। तो विभेद मीन्स भिन्नताएं। यहाँ पे दिया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन तथा उनका सामान्यीकरण किया जाता है। जो बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है और उसको सामान्य किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है। तो ये होता है विभेदात्मक विधि। नेक्स्ट है मनोमैथिक विधि। मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है मनोमैथिक विधि में। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि। ये बहिर्दर्शन है, इसको बहिर्दर्शन कर लीजिएगा। इस विधि के प्रतिपादक जे.बी. वाटसन हैं। निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? जे.बी. वाटसन। या बहिर्दर्शन विधि के जे.बी. वाटसन। सिंपल याद रखिए। नेक्स्ट है व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशाओं को जानना ही बहिर्दर्शन विधि है। यानी व्यवहार को देखना और उनके बारे में, उनकी मानसिक दशाओं के बारे में जानना, ये बहिर्दर्शन विधि का कार्य होता है। इस विधि में व्यवहार को देखकर अध्ययन किया जाता है, कि व्यवहार देख के ही उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसे अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि कहते हैं। अवलोकन मीन्स क्या होता है? देखना। तो अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि भी कहते हैं निरीक्षण विधि को। याद रखिए आप लोग, निरीक्षण विधि को अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। इसमें क्या होता है कि अध्ययनकर्ता समूह का सदस्य बनकर अवलोकन करता है। और नेक्स्ट उसमें होता क्या है कि अध्ययनकर्ता व्यवहार का अध्ययन दूर बैठकर करता है। यानी 5-6 लोगों का ग्रुप है, उनके बारे में बातचीत हो रही है, आपस में 5-6 लोग बात कर रहे हैं। तो अगर जो भी अध्ययन करता है, यानी जो साइकाट्रिस्ट आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, तो सहभागी अवलोकन में वो आपके साथ, यानी 6 लोगों में वो भी साथ में बैठेगा और अवलोकन करेगा। लेकिन असहभागी अवलोकन में जो अध्ययन करता है वो पास नहीं बैठेगा, वो दूर बैठ के इसके बारे में अध्ययन करेगा। तो ये था आज का टॉपिक जो कंप्लीट हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो कंप्लीट हो गया। इसका जो मैंने परिभाषा बताया, उसके अर्थ बताएं, उसकी प्रकृति बताया, और साथ में उसकी जो विधियाँ होती हैं उसके बारे में मैंने बताया, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग बाल मनोविज्ञान शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो बाल मनोविज्ञान में आपका पूरा पेडागॉजी का सेक्शन, जो भी क्वेश्चन टेट रीट सब में आता है, वो सारे क्वेश्चंस भी साथ में रहेंगे। तो और कोशिश करूँगा कि मैं अभी कुछ दिन बाद से ही आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट का, वो भी मैं स्टार्ट कर दूँ। हर एक दिन एक पेपर का सॉल्यूशन देना पर डे स्टार्ट करूँ, जो मनोविज्ञान का है उसका 30-30 क्वेश्चन का जो भी आता है। और साथ में जो अगर शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चन होंगे उसे भी मैं देखूँगा। अगर अदर सब्जेक्ट भी होगा वो भी देखा जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, ये कब मानी जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, 1900, 1910, 1937, 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है कार्ल सैनिक, डेबर, थॉर्नडाइक या स्किनर। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभव को अभिव्यक्त करता है, किसका कथन है? कथन के बारे में पूछ दिया, मैंने आपको कथन के बारे में पढ़ाया था इसकी पहले वाले कक्षा में। एक बार देख लीजिएगा, आप लोग दोहरा लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, कुछ कीवर्ड्स आप लोग बना लीजिएगा कि क्यों ये इससे रिलेटेड होगा। तो इसका ऑप्शन है वारेन का, वैलेंटाइन का, वुडवर्थ का, क्रो एंड क्रो का। तो थर्ड का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्रो एंड क्रो का हो जाएगा। क्यों? देखिए, जन्म से वृद्ध अवस्था तक, शुरू से लेके लास्ट तक अधिगम अनुभव को अभिव्यक्त करता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि किसी भी व्याख्या करना या वर्णन करना, ये मैंने पढ़ाया इसकी पहले, आप लोग देखिएगा। व्याख्या करना वो एक तरह की अभिव्यक्ति है। तो वो अभिव्यक्त करना या व्याख्या करना, बोलना, ये किसका काम होता है? कौवे का।
तो कौआ, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट देखते हैं, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन है वारन का, वैलेंटाइन का, थर्स्टन का या स्टर्न का। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का वारन का। जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं वो मनोविज्ञान कहलाते हैं। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? उम्मीद है ये आप लोग जरूर बता देंगे मुझे। ऑप्शन है ए ग्रीक, बी जर्मन, सी लैटिन या डी डच। तो इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने किया, किसने कहा है? तो शुद्ध विज्ञान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुद्ध विज्ञान मैंने पढ़ाया इसके पहले। ऑप्शन है कोहलर, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर। तो शुद्ध विज्ञान यानी शुद्ध जो जवाब देता है कि उसके पिता कौन है, यानी बेटा। बेटे से अगर पूछा जाएगा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है तो शुद्ध जवाब देगा कि मेरे पिता ये हैं। तो उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो वाटसन, 6 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुंट और थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसने कहा था? मानव व्यवहार, स्किनर। नेक्स्ट है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन है निश्चित समय पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवनोपरांत या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित समय पर, प्रत्येक समय, यानी इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन आप लोग स्कूल में जाते हैं उसका भी निश्चित स्थान है जहाँ पे आप जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और जीवन पर्यंत चलता है शिक्षा, और प्रत्येक समय हर एक जगह चलता रहता है शिक्षा। ऐसा नहीं कि आप लोग सीखना बंद कर देते हैं, हर एक जगह कहीं भी जाते हैं आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो शिक्षा का यही अर्थ है। नेक्स्ट है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में। यानी शिक्षा मनोविज्ञान अभी पैदा हुआ है, अब ये आगे बढ़ रहा है। ये मैंने क्वेश्चन ऊपर पढ़ाया है लाइन में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, आप लोग जरूर देखिए एक बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षा, विद्यालय, बालक या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बालक। मैंने बताया था कक्षा में, मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में कि निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक होता है। अगर बालक नहीं दिया होता तो शिक्षक हो जाता, लेकिन यहाँ पे बालक ऑप्शन में दिया हो तो बालक ही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। ऑप्शन है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना की असीमित परिस्थितियों में या मस्तिष्क का भौतिक परिस्थितियों में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र जो है वो मानव व्यवहार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निहित क्षमता की परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसने किया था? ये मैंने बताया था, ये विवेकानंद जी ने कहा है। अंतर्निहित क्षमता का, ये मैंने बताया था। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है किसका है? ऑप्शन है विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या टैगोर। तो अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा विवेकानंद जी। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? ऑप्शन है निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक या उपयुक्त सभी। तो सिंपल सा है, इसमें हो जाएगा निश्चित एवं स्पष्ट। शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप बताया? शिक्षा मनोविज्ञान का निश्चित रूप बताया और स्पष्ट रूप बताया, अनियमित नहीं बताया, आंशिक नहीं बताया, और उपरोक्त सभी क्यों नहीं होगा आप लोग
आंख बंद करके उपरोक्त सभी मार देंगे, लेकिन उपरोक्त सभी तभी मारते हैं जब उनमें कॉमन कुछ होता है। निश्चित और अनियमित, स्पष्ट और अस्पष्ट, आंशिक स्पष्ट, तो ये खुद में मतभेद है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चित एवं स्पष्ट। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है, कौन से हैं? ऑप्शन ए शिक्षार्थी, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी अध्यापक या सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो सभी मुख्य तत्व हैं वो सभी हो जाएंगे। अगर बालक दिया होता तो बालक मुख्य बिंदु होता। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? कौन सी है? ऑप्शन ए शिक्षकों की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या शैक्षिक पिछड़ापन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या है? कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो शैक्षणिक पिछड़ापन, शिक्षकों की अनुपस्थिति, ये इसमें नहीं अध्ययन किया था। विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। इसका मेन क्या है कि बच्चों के जो शैक्षणिक पिछड़ापन है, जैसे मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है कि उसके उपचारात्मक विधि में कि हम लोग उसके व्यवहारों को जान के कि वो आखिर में शिक्षा में कैसे पिछड़ा है, उसके बारे में जान के हम लोग उसका उपचार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ऑप्शन है यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का मेन आधार था। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? यहाँ देखिए पूछा है नहीं है। ऑप्शन है बालकों की मानसिक अवस्थाओं का पता लगाना, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या पशुओं के प्रयोग में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पशुओं के प्रयोग में मानसिक अवस्था का पता लगाना, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? पशुओं के प्रयोग में। ये मानव के व्यवहार के बारे में जानते हैं, अध्ययन किया था इसमें। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन है औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, विकृति या क्लिनिकल मनोविज्ञान या असामान्य मनोविज्ञान। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें राजनैतिक जो मनोविज्ञान है वो नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, ऑप्शन है छात्राओं को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके या शिक्षण को प्रभावी बना सके। तो इसका सिंपल सा आंसर है फोर्थ, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह दावा किसका है? मैकडूगल, कोहलर, वाटसन या पावलोव? किसका है? यह है वाटसन का। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं करना चाहिए पूछ रहा है। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, ये तो भाई करना चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल करना चाहिए। तीसरा है इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इनाम का प्रलोभन तो देना नहीं चाहिए, और देना भी चाहिए तो पुनर्बलन के रूप में देना चाहिए, लेकिन प्रतिद्वंद्विता पैदा नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट है बालकों को अपने कार्य में सफलता के अवसर प्रदान करना, ये भी है आंसर, यानी 20 का हो जाएगा 3, इसमें से थर्ड नहीं होगा। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या आत्मा। तो ये तो इजी क्वेश्चन है मानव व्यवहार का। आम चाव मैंने पढ़ाया भी है। व्यवहार जो वर्तमान में है वो व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं, परंतु इस विधि में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? पहला, निरीक्षण द्वारा सीखना, परियोजना विधि,
समीपता द्वारा सीखना या खेल एवं करके सीखना। तो किंडरगार्टन या प्लेवे जो होता है, जो LKG होता है किंडरगार्टन, LKG UKG, इसमें बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं और वो अपने से करके सीखते हैं। नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विषय के प्रति उपेक्षित बना देता है, वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, वह अध्यापक को अधिगम के नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 4। तो आज के लिए इतना ही, यही क्वेश्चन था। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग।